हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। बट एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानने के पहले हम एक टेबल देखेंगे। एक्चुअली हम ये देखेंगे कि किस केस में SN2 होता है, किस केस में SN1 होता है, किस केस में E1 होता है, E2 होता है। मतलब हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन सा रिएजेंट है जो केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, कौन सा रिएजेंट है जो केवल बेस की तरह बिहेव करता है, कौन सा रिएजेंट है जो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और कौन सा रिएजेंट है जो वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला जो रिएजेंट होगा उसके साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या बिहेवियर होगा, बेस की तरह बिहेव करने वाला न्यूक्लियोफाइल के बेस की तरह बिहेव करने वाला रिएजेंट के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या बिहेवियर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला रिएजेंट के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या बिहेवियर होगा, एंड वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या बिहेवियर होगा। हालांकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी को एक जगह पे समरी के फॉर्म में देखेंगे और इसके बाद देखेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है। हालांकि ये चीजें हमने NCERT से कॉपी किया है और ये चीजें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये टेबल बनाया है। देखो, अगर हमने बताया था कि रिएजेंट को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक वो रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे केवल, एक वो जो बेस की तरह बिहेव करे केवल, एक वो जो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की दोनों की तरह बिहेव करे, और एक वो जो वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करे। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला न्यूक्लियोफाइल ओनली केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला जो रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो यहां पे लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो केवल बेस की तरह बिहेव करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। केवल बेस की तरह बिहेव करने वाला जो रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्लियर है बहुत हद तक कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही है ये बेस की तरह बिहेव नहीं के बराबर करता है। इसका मतलब ये है कि ये जब भी करेगा जब सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन करेगा मतलब SN रिएक्शन करेगा, SN रिएक्शन करेगा। ठीक है। ये बोल रहा है कि SN करेगा। यार अलार्म बज रहा है, 1 मिनट अलार्म बंद करने दो मेरे को। गजब हो, नहीं बज रहा है अलार्म बज रहा है। हाँ, अब चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह केवल बिहेव करने वाला है तो ये जब भी करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। और तुम जानते हो कि 3 डिग्री के साथ 1 मिनट रुको। हाँ, ये 3 डिग्री है। जरा गौर करना, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले तुम सबस्ट्रेट देखोगे। सबस्ट्रेट देखो तो ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो SN1 होता है या SN2 होता है। 3 डिग्री में कार्बोकेटायन बनना आसान होता है, इसलिए 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के साथ SN1 होगा। और अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के साथ SN2 होगा। 3 डिग्री के साथ SN1, 1 डिग्री के साथ SN2, क्योंकि 1 डिग्री में कार्बोकेटायन बनना मुश्किल होता है तो बैक साइड अटैक होकर SN2 होगा। 2 डिग्री में ऐसा लगता है ये तो बीच बीच का बात है, लेकिन फैक्ट ये है 2 डिग्री में भी SN2 ही होता है। डोमिनेटिंग दोनों होगा, SN1 SN2 दोनों होगा, बट डोमिनेटिंग SN2 ही होता है। मतलब SN1 रिएक्शन मेजोरिटी में 3 डिग्री में ही केवल होता है। ठीक है। अब चूंकि यहां बेस है
बेस की तरह बिहेव करने वाला रिएजेंट है, मतलब जो भी मैकेनिज्म होगा वो इलिमिनेशन ही होगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा ही नहीं। ये जब कराएगा जब इलिमिनेशन ही कराएगा। एक चीज और, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में किसको हमने रखा था, किसको रखा था न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में और बेस के कैटेगरी में नहीं, केवल न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में। इसमें कौन था, हैलाइड था। कौन कौन, F माइनस को छोड़ के Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और इसके अलावा वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें डोनेटिंग साइट सल्फर हो, जैसे H2S, RSH, HS माइनस, है ना। तो ये सब है वो जो अगर जो कहीं किसी रिएक्शन में रहा तो ये कभी भी बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये जब करेगा जब सब्स्टिट्यूशन कराएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हालांकि ये बोलना गलत है कि कभी भी बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ 0.01% ही इलिमिनेशन भी कराएगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा। लेकिन हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। कहीं भी रिएक्शन SN1 हो रहा होता है तो वहां SN2 भी हो रहा होता है, E1 भी हो रहा तो होता है, E2 भी हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है इनफैक्ट। लेकिन हम मेजोरिटी की बात करते हैं। जरा गौर करना, बेस बनली, अगर बेस है, ऐसा रिएजेंट है जो केवल बेस की तरह बिहेव करने वाला, तो होना तो इलिमिनेशन ही है। अब 3 डिग्री के साथ क्या होता है, 3 डिग्री के साथ E2 होता है, E1 भी 3 डिग्री के साथ ही होता है, E2 भी 3 डिग्री के साथ ही होता है। तो 3 डिग्री के हिसाब से तो, और चूंकि ये एलिमिनेशन कराने वाला तो E2 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहां पे बेस बनली है, और जो बेस की तरह बिहेव करने वाला रिएजेंट है, जो केवल बेस की तरह बिहेव करता है, वो सबका सब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग बेस E1 नहीं कराता है, क्या कराता है, E2 कराता है। तो 3 डिग्री के साथ E2 कराएगा। हालांकि इसमें 3 डिग्री के साथ E1 फास्ट होता है, 3 डिग्री के साथ E2 भी फास्ट होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, मतलब E1 E2 का ट्रेंड इसमें सेम ही चलता है। तो जो E1 के लिए प्रेफर्ड होगा वहीं E2 के लिए भी प्रेफर्ड होगा। तो यहां से तो डिसाइड ही नहीं होगा कि E1 या E2। बट ये चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में E2 होता है, इसलिए 3 डिग्री के केस में भी E2, 2 डिग्री के केस में भी E2, और 1 डिग्री के केस में भी E2 ही होगा, E1 नहीं होगा। ठीक है, या E1 बहुत बहुत कम, एक्सट्रीमली कम होगा, मेनली E2 प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद जरा देखो, इधर तो सब खिचड़ी है, सब मिक्स्ड है। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब चूंकि बेस की तरह भी बिहेव करने वाला है ये, और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्स्टिट्यूशन भी कराएगा और इलिमिनेशन भी कराएगा। अब जरा सोचो, अगर 3 डिग्री है, अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो SN1 होगा, और सब्स्टिट्यूशन के लिए 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन SN1 होगा, और SN1 जब होता है तो बेस वीक होता है। SN1 जब होता है तब, सॉरी फिर से हम बोल रहे हैं, 3 डिग्री में जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो SN1 होता है, और SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल कमजोर चाहिए, लेकिन यहां पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, मतलब SN1 तो नहीं होगा। अब बचा SN2, तो SN2 तो ऐसे ही नहीं होता है 3 डिग्री का हिंड्रेंस के कारण। अब इलिमिनेशन में आ जाते हैं, तो इलिमिनेशन का E1 नहीं होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस E2 कराता है। इस 3 डिग्री E2 के लिए अच्छा भी होता है, सपोर्टिव भी होता है, 3 डिग्री के केस में E2 बढ़िया भी होता है, इसलिए यहां पे E2 होगा। जब 1 डिग्री पे आ गए तो 1 डिग्री में अगर यहां पे देखें हम और इसको देखें, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये तो सपोर्ट करेगा किसको, बाइमोलेकुलर को, या तो E2 या SN2। अब देखो, ये चूंकि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में SN2 होना चाहिए, 1 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग है, SN2 होना चाहिए, SN2 है। ठीक है, हालांकि 3 डिग्री का E2 बढ़िया होता है, 2 डिग्री का थोड़ा खराब, 1 डिग्री का और खराब, लेकिन 1 डिग्री में भी E2 हो जाता है। तो यहां पे SN2 और E2 दोनों होगा। बट
किसी पार्टिकुलर के साथ SN2 प्रेफर्ड होता है, किसी पार्टिकुलर के साथ E2 प्रेफर्ड होता है। किसी पार्टिकुलर का मतलब किसी पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ, ठीक है। 2 डिग्री रहता है तो इसमें भी SN2 भी होता है और E2 भी होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, और ये तो इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों करा ही सकता है। तो यहां भी SN2 E2। अगर थियोरेटिकली देखें तो बेसिकली यहां पे इसको मेजर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे E2 होता है बढ़िया, यहां पे थोड़ा खराब, यहां और खराब सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग, और यहां पे SN2 बढ़िया होता है, यहां थोड़ा खराब, यहां बहुत खराब। तो यहां पे SN2 वर्सेस C2 देखें तो यहां पे SN2 होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट में, बट ये दोनों बनता है, दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं होता है। इसी तरह से अगर यहां पे देखें तो यहां से तो पता नहीं चलेगा, यहां से तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों होगा, और दोनों या तो SN2 होगा या E2 होगा। तो यहां पे हमने SN2 लिखा है और E2 दोनों लिखा है, तो यहां पे दोनों होगा, यहां पे मेजोरिटी में SN2 होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिखा था, क्या रिएजेंट लिखा था, RO माइनस OH माइनस। एक चीज याद रखना, इसमें चूंकि मिक्स्ड बनता है, ये दोनों में से कौन मेजर होगा पता ही नहीं चलेगा, दोनों ही बनेगा। यहां पर भी ये दोनों ही बनता है, ये जरूर थ्योरेटिकली लगता है कि ज्यादा मेजर होगा, बट प्रैक्टिकली देखोगे तो ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं होता है। तो एक चीज गौर करना, जब भी RO माइनस रहे तो इस केस में इलिमिनेशन कराना, इलिमिनेशन, और जब भी OH माइनस रहे इस केस में जनरली सब्स्टिट्यूशन कराना। RO माइनस रहे इलिमिनेशन, OH माइनस रहे सब्स्टिट्यूशन। हालांकि OH माइनस में भी इलिमिनेशन होता है, RO माइनस में भी सब्स्टिट्यूशन होता है। मल्टी करेक्ट दिया रहा है क्वेश्चंस तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों वाला आंसर हम करेंगे। सिंगल करेक्ट रहेगा तो RO माइनस में एलिमिनेशन कराएंगे, OH माइनस में सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। इसी तरह वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक है तो यूनिमोलेकुलर मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करेगा, E1 को सपोर्ट करेगा, SN1 को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब जरा गौर करो, 3 डिग्री के केस में तो E1 भी होता है, SN1 भी होता है बढ़िया, तो यहां 3 डिग्री के केस में SN1 और E1 दोनों ठीक ठाक रेट से हो जाएगा। इसके बाद अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री की बात करें तो यहां तो न SN2 बढ़िया होता है, 1 डिग्री केस में SN1 तो बेकार ही होता है, SN1 तो होता ही नहीं, इनफैक्ट SN1 के लिए तो 3 डिग्री चाहिए, तो SN2 हो सकता है, बट SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वीक है, इसका मतलब SN1 नहीं होगा, या SN1 अगर होगा तो बहुत ही स्लो रेट से होगा। E1 की बात करें अगर तो E1 3 डिग्री के केस में बढ़िया होता है, कार्बोकेटायन इसमें स्टेबल होता है, इसमें तो कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं होता। और देखो यहां जब भी हो सकता है अगर तो E1 हो सकता है या SN1 हो सकता है, यूनिमोलेकुलर चीज ही हो सकता है क्योंकि ये वीक है। E1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कार्बोकेटायन बड़ा ही अनस्टेबल, SN1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कार्बोकेटायन बड़ा ही अनस्टेबल, मतलब ये दोनों भी नहीं के बराबर ही होगा। मतलब यहां पे थोड़ा बहुत E1 SN1 होगा भी तो उसका रेट बहुत ही कम होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन नॉट प्रैक्टिकल है। मतलब पेपर पे तो हम लिख देंगे कि ये होगा थोड़ा बहुत, बट उसका रेट इतना स्लो होगा क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग यूनिमोलेकुलर होना चाहिए E1 या SN1। ये ना E1 को सपोर्ट कर रहा है ना SN1 को, क्योंकि दोनों में कार्बोकेटायन बनता है और इस केस में कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों मिलकर बढ़िया से सपोर्ट कर रहा हो। इसका मतलब यहाँ पे E1 भी होगा या SN1 भी होगा, कोई भी होगा तो बहुत स्लो रेट से होगा। मतलब इस मेथड से ये सब रिएजेंट यूज कर, ये सब्सट्रेट यूज करके कभी भी
ठीक ठाक यील्ड नहीं लिया जा सकता है, मतलब इस रिएक्शन को हम नॉट प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं कराते हैं लैब में जनरली। दूसरी बात, 2 डिग्री के केस में भी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, तो E1 और SN1 जनरली नहीं ही होगा, मतलब यहां भी नॉट प्रैक्टिकल। हालांकि यहां पे क्या होता है कि इसके रिस्पेक्ट में रेट थोड़ा ज्यादा होगा E1 और SN1 का, तो अगर इसको देखोगे तो E1 और SN1 बोलोगे, बट इस सबस्ट्रेट को देखोगे तो यहाँ पे E2 या SN2 बोलोगे। 2 डिग्री के केस में नहीं, 3 डिग्री के केस में केवल SN1 होता है, 2 डिग्री के केस में SN2 होने लगता है, तो इस SN2 डोमिनेट होने लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग SN2, बट इसको देखते हैं वीक है, जिसके कारण क्या बोलेंगे SN1। फिर यहाँ पे अगर बात करें E2 इसका ठीक ठाक होगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेस बहुत कमजोर है, वीक बेस है, तो E2 भी नहीं होगा। मतलब इस केस में भी न E1 न E2 न SN1 न SN2 में से किसी को ठीक से सपोर्ट कर रहा है सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, इसलिए ये केस भी नॉट प्रैक्टिकल होगा। जबकि 3 डिग्री केस में SN1 और E1, क्यों 3 डिग्री में कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो सबस्ट्रेट E1 को भी सपोर्ट कर रहा है, SN1 को भी सपोर्ट कर रहा है, और इधर भी दोनों वीक ही है, इधर भी वीक ही है, तो ये भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, SN1 को सपोर्ट कर रहा है वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण, और E1 को सपोर्ट कर रहा है वीक बेस के कारण। यहाँ पे ये दोनों बनेगा, यहाँ पे दोनों, और इधर ये बड़ा सेफ है, E2 ही बनेगा सब में, यहाँ SN1 SN2 SN2। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन। कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, अगर वहां पॉसिबल हो तो वहां E1 प्रोडक्ट भी बनता है, E2 प्रोडक्ट भी बनता है, SN1 प्रोडक्ट भी बनता है, SN2 प्रोडक्ट भी बनता है, चारों प्रोडक्ट बनता है। ये अलग बात है कि कोई 99% बने और कोई 1% बने, ये अलग बात है कि कोई 80% बने, कोई 5% बने, कोई 3% और कोई 1% इस तरह से बने, बट बनता चारों है। अगर मल्टी करेक्ट में आएगा तो हम हर ऑप्शंस को टिक करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला भी, एलिमिनेशन वाला भी, लेकिन सिंगल करेक्ट में आएगा तो हम मेजर वाले को ही आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के तरफ, जो आज का हमारा पॉइंट है। अगर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले बोलते हैं किसको है, एक्चुअली मेरे अभी मैं बोल दिया था एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो एक्चुअली 12th में पढ़ना है इनऑर्गेनिक में लिगेंड, बट हम अभी बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। और कैसा न्यूक्लियोफाइल? एम्बीडेंटेड उसको बोलते हैं जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे साइनाइड CN, इसका जो स्ट्रक्चर है ये है। तो इसमें दो तरह का पॉसिबिलिटी है कि इस नाइट्रोजन से अटैक करे या इस लोन पेयर से अटैक करे। किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में इस नाइट्रोजन वाले लोन पेयर से अटैक करेगा, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में इस लोन पेयर से अटैक करेगा। तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के पास ये एबिलिटी है कि वो दोनों तरफ से एक साथ दोनों तरफ से नहीं, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में इधर से जुड़ा रहे, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में इधर से जुड़ा रहे, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। CN को हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, CN- को, और इसी तरह से NO2- को भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। CN- में नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, कार्बन से भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। इसका मतलब ये भी एम्बीडेंटेड और ये भी एम्बीडेंटेड। अब जरा गौर करो इनके रिएक्शंस पे। कोई भी अल्काइल हैलाइड रहे, KCN के साथ जब रिएक्शन कराओगे, KCN या NaCN, तो उस केस में ये CN- निकलता है, यहां अटैक करता है, X- निकलता है और RCN बनता है, मतलब कार्बन R के साथ जुड़ता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप। जबकि KCN की जगह AgCN अगर लेते हो, AgCN का रिएक्शन कराते हो RCN के साथ, तो कार्बन से अटैक नहीं होता है,
आर पे किससे अटैक होता है, एन से अटैक होता है और इस तरह से बनता है RNC। सिमिलरली KNO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन से आर पे अटैक और X निकलता है, RONO बनता है। जबकि AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन से अटैक होता है और RnO2 बनता है। क्यों ऐसा होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं पहले जो RCN बनता है अगर, तो इसका नाम है साइनाइड। अगर RCN बना तो इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल। बट अगर RNC बना तो इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। ठीक है, ध्यान देना, ये जो RNC है इसका बैड स्मेलिंग, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड है, ये बड़ा ही खराब स्मेल करता है। कई बार तो ये आइसोसाइनाइड, एक आगे चल के पढ़ोगे ना इसमें एमीन चैप्टर में आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, तो वो टेस्ट इसीलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि जब वो टेस्ट करते हैं, वो एक्चुअली प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है, तो वहां पे प्राइमरी एमीन का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बैड स्मेल आने लगता है। अगर बैड स्मेल आने लगा मतलब वही बना होगा आइसोसाइनाइड। तो अगर आइसोसाइनाइड बना मतलब वो प्राइमरी एमीन है। डिटेल में हम देखेंगे वहां जब एमीन चैप्टर देखेंगे। तो अभी बस इतना जान लो कि ये जो आइसोसाइनाइड होता है बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। अगर RnO2 कहीं लिखा हुआ है और R के साथ O का बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइट। बट अगर R के साथ N का बॉन्ड है RnO2 में तो उसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं CH3Br और इसका रिएक्शन करा दें हम KCN के साथ। तो KCN क्या होता है, ये KCN फजांस रूल समझो। फजांस रूल के अकॉर्डिंग इस बॉन्ड में ठीक ठाक आयनिक कैरेक्टर होगा और चूंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इसका कंपाउंड है तो ये तो आयनिक होगा ही। तो ये लगभग सेपरेट ही रहता है, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, जिसके वजह से ये माइनस यहाँ पे आराम से अटैक कर लेता है और ये इधर आराम से निकल जाता है। क्या बन गया, CnCH3। CH3 के साथ C जुड़ा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो CH3Cn। क्या बना, ये बना नाइट्राइल या साइनाइड। बट अगर इसी CH3Br के साथ अगर रिएक्शन करा दें हम AgCN का तो तुम पढ़े होगे फजांस रूल में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, जो कि Cr+1 का, जो कि Ag+1 का होता है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन Ag+1 का होने के वजह से Ag और C के बीच में जो बॉन्ड है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसका मतलब जो Ag है और जो Cn है इसके बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम है। ये आयनिक कैरेक्टर होता तब ना यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता, कोवैलेंट कैरेक्टर के कारण यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस कम है, तो ये माइनस कम है तो ये माइनस से यहाँ अटैक हो ही नहीं पाता है, फिर अटैक करता है इन नाइट्रोजन के लोन पेयर से और अटैक किया, ये इधर आया और जब अटैक हुआ उसके बाद ये इधर शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो अब देखो किधर से जुड़ा, नाइट्रोजन साइड से जुड़ा, मतलब क्या बन गया CH3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस। ये हो गया आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। ठीक है, क्यों ऐसा होता है Ag के केस में, क्योंकि AgC का बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ठीक ठाक होता है तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं होता है सफिशिएंट कि यहां से अटैक कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन पर भी चार्ज है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी है तो कार्बन का लोन पेयर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन का, इसके वजह से कार्बन वाला सेक्शन ही अटैक करता है। ठीक है, सिमिलरली जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है वही एक्सप्लेनेशन NO2 के केस में भी है कि जो KNO2 है इस केस में K+ और NO2O N
डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर। ये जो माइनस चार्ज है, ये जो ये जो माइनस चार्ज है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। इसके बीच में आयनिक बॉन्ड के कारण यहाँ पे ठीक ठाक माइनस चार्ज होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन से ही अटैक होता है यहाँ R पे। जबकि अगर AgNO2 रहे तो इस केस में Ag और NO2 के बीच में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है। इस बीच में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इस पे चार्ज नहीं रहता है या कम रहता है, जिसके वजह से यहाँ से अटैक ना होके यह नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा। ये चारों रिएक्शन जो हमने बोर्ड पे लिखा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेन के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, केवीपीवाई ओलंपियाड के लिए। ठीक है, आई थिंक हमने कोशिश किया है कि एडवांस फंडा देते हुए एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट्स है उसको भी कवर करने का। तो ये दोनों हमने एनसीईआरटी से कवर किया है। एक और चीज एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा है पॉलीहैलोजन कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ढेर सारा हैलोजन है। उसके अंदर कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियॉन्स एंड डीडीटी। तुम अपने लेवल से 1 पेज 1.5 पेज ये होगा एनसीईआरटी में, इन सारे कंपाउंड्स को बारी बारी से पढ़ोगे और 3-4 बार पढ़ोगे। कौन कहाँ यूज होता है, कौन रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होता है, किसको कौन रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होता है, कौन R22 है, कौन फॉस्फेन गैस बनाता है, कौन डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीडीटी का नाम क्या होता है। डीडीटी तो ये शॉर्ट फॉर्म है ना। डीडीटी के बारे में हिस्ट्री थोड़ा बहुत लिखा होगा इसमें एनसीईआरटी में, तो पढ़ोगे, क्योंकि नीट में और मेन में आजकल एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी करके दे रहा है। तो इन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, तो उसको भी जरूर पढ़ोगे। क्योंकि हम इस पे टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तुम खुद से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पे थोड़ा टाइम दोगे वो समझ में आ जाएगा। स्टोरी टाइप है, मतलब यूज कहाँ है, क्या है, इसके बारे में दिया 1 पेज, तो इसको तुम खुद से पढ़ोगे जरूर। अदरवाइज फिर अब बाद में कभी टाइम मिला, सिलेबस खत्म हो गया, तो इन चीज़ों पे भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। लेकिन ये कुछ है नहीं एक्चुअली, इस पे तुमको 4-4 लाइन 6-6 लाइन है, और वो भी कब, ये कंपाउंड किस चीज़ में यूज होता है, ये कंपाउंड किस चीज़ में यूज होता है। जैसे ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, ये सोलवेंट के फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। ओजोनोलिसिस के टाइम पे भी ये यूज होता था, तो सोलवेंट के फॉर्म में यूज होता है। पेंट रिमूवर के फॉर्म में यूज होता है। इसी तरह से कई सारा, जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का भी यूज कई चीज़ों में किया जाता है। फ्रियॉन्स बनाने में किया जाता है, R22 बनाने में किया जाता है। ये R22 क्या है? वो गैस जो फ्रीज में डाला जाता है, फ्रिज में गैस भरा जाता है ना, वही R22, वो बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर ये फ्रियॉन्स तुमको पढ़ना भी है आगे। तो कुछ 1 पेज पलटोगे तो उसमें फ्रियॉन्स करके भी हेडिंग होगा, उसमें भी कुछ लाइंस होगा। डीडीटी का स्ट्रक्चर जरूर जान लेना है। हालांकि डीडीटी का स्ट्रक्चर हम ईएस में ही बताए थे, हालांकि एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है, तो डीडीटी को देख लोगे, थोड़ा पढ़ लोगे, कहाँ यूज है, किस चीज़ में यूज है, कौन सा कंट्री इसको बैन कर दिया है। डीडीटी का यूज यूएसए अभी बैन किए हुए है, जबकि वर्ल्ड वाइड कई कंट्री में इसका यूज अभी भी हो रहा है। तो इसका फार्मूला वगैरह, और एक और रिएक्शन, ये जो डाइक्लोरोइथेन है, डाइक्लोरोइथेन डाइक्लोरोइथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, इसमें कौन किसका क्या यूज है, ये सब चीज़ों पे नज़र रखोगे। और एक रिएक्शन है एनसीईआरटी में दिया होगा, या तो इसमें देख लेना। जब इसको, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये डाइक्लोरोइथेन था या क्लोरोफॉर्म था, मेरे समझ से क्लोरोफॉर्म ही था।
हाँ, क्लोरोफॉर्म ही था। क्लोरोफॉर्म को जब लंबे टाइम तक किसी पॉट में रखा रहता है, किसी वेसल में रखा रहता है और वो एयर टाइट नहीं होता है, तो अगर उसमें एयर है या बाहर से एयर जा रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉस्जेन गैस बनाता है। फॉस्जेन, COCl2, COCl2 को बोलते हैं फॉस्जेन, COCl2। ये फॉस्जेन गैस बनाता है जो हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये सब एक आध रिएक्शन दिया है तो उस पे भी नजर रखोगे। ये जरूर 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड एक ही पेज में है, किसका क्या यूज है ये सब चीज दिया है, DDT का स्ट्रक्चर दिया है और यहाँ पे फॉस्जेन गैस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लाइट के प्रेजेंस में फॉस्जेन गैस COCl2 और जैसे देखो ना हम करा ही देते हैं CHCl3 का रिएक्शन O2 के साथ किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट मतलब HNU लिख सकते हो, के प्रेजेंस में COCl2 बनाता है, COCl2 बनाता है और HCl बनता है। ठीक है, ये जो गैस है ये फॉस्जेन गैस है, इसी को बोलते हैं फॉस्जेन गैस। हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है मतलब एक्चुअली किसी पॉट में, किसी वेसल में जब रखा जाता है क्लोरोफॉर्म तो वो कंप्लीटली भर के नहीं रखा जाता है, सॉरी उसको कंप्लीटली भर के रखा जाता है। उसको अगर थोड़ा खाली रखें और ढक्कन बंद कर दें तो अंदर में कुछ एयर ट्रैप हो जाता है और उस एयर के ऑक्सीजन के कारण, हालांकि बहुत जल्दी नहीं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे ये क्लोरोफॉर्म फॉस्जेन गैस में कन्वर्ट होने लगता है जो कि पॉइजनस होता है। धीरे धीरे होता है, ये काफ़ी स्लो होता है। हालांकि हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, हमको लगता है ये फॉस्जेन में कन्वर्ट होता है या ये फॉस्जेन में कन्वर्ट होता है, नहीं, यही फॉस्जेन में कन्वर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म ही फॉस्जेन में कन्वर्ट होता है बट धीरे धीरे। तो ये रिएक्शन एक याद रखोगे और DDT का स्ट्रक्चर याद रखोगे, बाकी सबका यूजेस वगैरह देख लोगे। ठीक है, तो ये था अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड विद इन सिलेबस, जहां से हमें लगता है NCERT और IIT क्वेश्चंस पूछ सकता है। हालांकि IIT थोड़ा सिलेबस से बाहर भी निकलता है कई बार, तो उसके लिए कुछ और टॉपिक्स भी है। उन टॉपिक्स में हो गया NGP हो गया, EI हो गया, SNI हो गया, तो ये टॉपिक है जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं। तो EI तो आगे के चैप्टर्स में आ जाएगा, उसका रिएक्शन जैसे EI आ जाएगा आगे के एमीन चैप्टर में। NGP तो ऐसे पूछता नहीं IIT, लेकिन हर साल तो हम पढ़ाते ही हैं। तो NGP को हम या तो अगले लेक्चर में लाएंगे या अगले लेक्चर में हम अल्कोहल ईथर फिनॉल शुरू कर देंगे और NGP को बीच में कभी टाइम मिला तो हम उस पर अलग से एक लेक्चर बना देंगे। NGP का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और एक और आउट ऑफ सिलेबस वाला टॉपिक है जिसका पूछा जाने का चांस बनता है, वो है कौन, NGP हो गया, EI तो आगे ही आ जाएगा, इस अभी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला टॉपिक में आ जाएगा, आगे वाला चैप्टर में आ जाएगा और आगे का चीज भी है वो हम लोग अल्काइल हैलाइड में भरे बता देते थे। तो एक NGP अभी छूटेगा मतलब वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये सोच के कि पता नहीं पूछ दे आउट ऑफ सिलेबस जाके, इसलिए उसको पढ़ाते हैं। तो उसको अगले लेक्चर में लाएंगे या नहीं लाएंगे तो हम आगे किसी अलग से वीडियो बना के उसको बता देंगे कभी, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा पीछे है तो हम अगला सिलेबस वाला पोर्शन ही कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होता है जो हम लोग आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन भी बाहर निकले तो तुमसे बन जाए, तो उसको अभी वैसे टॉपिक पे हम फोकस नहीं किए हुए हैं, तो उसको अगर उसको पढ़ाएंगे ही, मतलब हम छोड़ेंगे तो कभी नहीं, मतलब एक आध क्वेश्चन भी आने का चांस भी है, सिलेबस से बाहर भी है तब भी पढ़ाएंगे, बट उसको हम अगले लेक्चर में लाएंगे या मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में अल्कोहल ईथर फिनॉल शुरू कर दें, उसके बाद किसी दिन बीच में लेक्चर एक लाएं उन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।